नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली नहीं है, बल्कि चुनौती स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करे। सीएम योगी ने मंगलवार को नेता विरोधी दल अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें यूपी को पिछले पायदान पर धकेलने में अच्छा लग रहा था। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में सीएम योगी ने कहा कि कल नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि यूपी निचले पायदान पर है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें खुशी हो रही थी। हर समस्या के दो समाधान होते हैं, समाधान में भाग लो या फिर उससे भाग जाओ। नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, वो भाग गए हैं। इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सामूहिक है। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति देखकर हमारी सरकार में कोई काम नहीं होता, राशन जाति देखकर नहीं दिया जाता, वैक्सीन जाति देखकर नहीं लगाई जाती थी। ये लोग कहते थे कि नोएडा कोई मुख्यमंत्री गया तो सत्ता में लौटता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने भी मान लिया था कि अब नहीं आऊंगा। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा और आया भी। इधर उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि आरोपियों की फोटो कल से वायरल हो रही थी। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, हाथ मिला रहे थे, पूरी कहानी बयां हो रही थी। पीछे पार्टी का सिंबल लगा था, लेकिन उससे भी पलट गए। जाति जनगणना की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या राजूपाल की कोई जाति नहीं थी? जब राजूपाल की हत्या हुई थी तब पेशेवर माफिया के संरक्षण के दाता कौन थे? सिपाही संदीप निषाद की कोई जाति नहीं थी क्या? सीएम योगी ने कहा, आप जाति की बात बार बार करते हैं, हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो दलित, गरीब और कमजोरों के हक पर डकैती डालने का काम करते हो तो वही अब जाति जाति चिल्ला रहे हैं। हमने ओडीओपी की शुरुआत की, आप ओडीओपी तो नहीं पाए, लेकिन आप वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे पाए। हर जिले में खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया थे। दरअसल सीएम योगी ने सदन में दिए गए पहले के बयान पर आपत्ति जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि सदन में अगर सदन के नेता ने किसी के पिता के बारे में कहा है तो स्वाभाविक है कि दूसरा भी पिता के बारे में ही कहेगा। ये परंपरा छोड़नी होगी आपको। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान सीएम योगी आग बबूला हो गए। यूपी विधानसभा में खूब हो हल्ला मचा। दोनों पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। सीएम योगी ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, मातृशक्ति की प्रतीक महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब सदन को संबोधित कर रही थी, उस समय नारे लगाना, उनको वापस जाने के लिए कहना, असंसदीय व्यवहार करना कितना सही है? गेस्ट हाउस में घटी घटना लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे ही तमाम वक्तव्य सामने आए थे। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये आश्चर्यजनक स्थिति है। इस पर अखिलेश यादव ने रेप के आरोपी चिन्मयानंद का जिक्र करते हुए कहा कि ये भी बताया कि चिन्मयानंद किसके गुरु हैं, शर्म आनी चाहिए। इतना सुनते ही सीएम योगी भड़क गए और जवाब में कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। तो देखिए क्या कुछ रहा सत्र के दौरान, वो हमने आपको संक्षिप्त में बताया कि आखिरकार सत्र में किस बात को लेकर इतना हो हल्ला होता हुआ नजर आया। आखिरकार क्यों एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। तो विकास राज बनाम माफिया राज का जिक्र किया गया। सपा ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया। अखिलेश के साथ जो आरोपी की तस्वीर है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए, यानी कि कई तरह के सवालों की बौछार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो तमाम उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई है, उन उपलब्धियों में कितनी सच्चाई है। और जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि अब जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में रहेगा, यानी कि किसी भी तरह की आपराधिक घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो आज इसी को लेकर हमारी चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय। हमारे साथ आरपी सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी, नेता कांग्रेस के तौर पर जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत विनय सिंह जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि तमाम तरह के सवाल आप पर दागे गए हैं। उन सवालों की बौछारें तो बहुत हुई, लेकिन सीधा सा जो आरोप लगा कि आपकी सरकार के समय क्या कुछ रहा, कितनी आपराधिक घटनाएं हुई और कहां पर प्रदेश को धकेल दिया गया, अब उसको भरने की कोशिश आपकी सत्ताधारी पार्टी कर रही है। सबसे पहले प्रतिक्रिया। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल कहने में विश्वास रखते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा करने में विश्वास रखती है। अपराध को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे अपराध पे कहीं न कहीं अंकुश लगाया जाए, जैसे 100 डायल लेकर के आई, तमाम आधुनिक चीजों से सुसज्जित जो है तरीके से कहीं न कहीं अपराध को अंकुश लगाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया। अपराध तो भारतीय जनता पार्टी के समय में बढ़ा है। जो बड़े अपराध है, जो संगठित अपराध है, कहीं न कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत ही भयानक रूप से हो रहे हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी में दिन दहाड़े गोली चलना, जिस तरीके से प्रयागराज की घटना हुई। और ये अतीक अहमद से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से, लेकिन हकीकत में क्या है, दिल लगी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अतीक अहमद से प्रेम रहा है, कभी भी चुनाव में। लेकिन विनय सिंह जी यहाँ पर सीधे तौर पर यही आरोप लगाया, तस्वीर का भी जिक्र किया, जो तस्वीर आरोपी की वायरल हो रही है, वो भी कहा, जाति को भी लेकर सवाल उठाए। देखिए, अगर जो तस्वीर वायरल हो रही है ना, तो अगर ऐसे तो देखा जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत सारे चहेते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। अगर कोई फोटो खिंचाना चाहता है माननीय योगी जी के साथ भी, और ऐसे का देखा जाए तो माल्या हुए और नीरव मोदी हुए, तमाम ऐसे फोटो हैं, मेहुल चौकसी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री के साथ हमेशा देखे जा सकते हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है? ये फोटो कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। तभी तो उन्होंने कहा कि जाति देखकर अपराधी को तय नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये उन्होंने कहा, क्योंकि आप जाति की बात अक्सर करते हैं, जातियों को बांट देते हैं किसी भी अपराध में होने के दौरान। किसी भी आरोपी की, किसी भी अपराधी की जाति नहीं होती। अपराध का परिभाषा क्या है? क्या अपराध आप कैसे पहचानेंगे? क्या इंतजार करेंगे कि जिसके ऊपर आपराधिक घटनाएं हो, जब वो कोई गोली चला दे, किसी को मार देगा, तभी आप उसको समझेंगे कि ये खौफनाक अपराधी है? तमाम धाराएं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, केशव मौर्य जी के ऊपर है। तो आखिर आप अपराध को परिभाषित कैसे करेंगे? आप ये बताइए कि इंतजार करेंगे कि खौफनाक कब होगा तब हम समझे कि वो अपराधी है, तब हम उसे ठिकाने लगाएंगे? कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, और इस तरह का हमेशा वारदातें होती रही है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप आप लगाएंगे, लेकिन उन आरोपों में सच्चाई कितनी है उसके लिए तथ्य और सबूतों का होना भी बहुत जरूरी है। जेल आपका, तंत्र आपका, गुजरात में जो बैठा अपराधी है वो भी गुजरात में, सरकार आपका, खुफिया आपका, फेलोर कौन हुआ? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विनोद कटारिया जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, सीधा सा सवाल ये, कई तरह के आरोप और आरोपों के बाद जिस तरह की बौछार हुई, अब ये कहा जा रहा है, चाहे बात जातियों की करें, माफियाओं की बात हम करें, या तमाम तरह के आरोप, समाजवादी पार्टी का ये कहना है अब तो आपकी सरकार है, अब तो सत्ता आपके हाथ में है, पिछली चीजों को कब तक गाते रहेंगे, कब तक उन सब बातों का जिक्र करते रहेंगे? देखिए मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो अपराधी किसी एक दल के द्वारा जो पोषित अपराधी थे, अब उनकी कमर तोड़ने में समय तो लगता है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन देखी जाए तो अन्य स्टेटों से बहुत बेहतर है। अगर पहले की तुलना की जाए, 2016 की तुलना की जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां पहले 10% थी, तो आज 90% अच्छी कानून व्यवस्था हो चुकी है। अब छोटी कुछ घटनाएं हो, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि इलाहाबाद प्रयागराज की घटना बहुत दुखद है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो घटनाएं घटी है ये बड़ी दुखद हैं। लेकिन
उनसे किस तरह से निपटा जाए ये हमारी सरकार जानती है, और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, और अपराधियों की बिल्कुल किसी भी तीर से अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया। उत्तर प्रदेश ये बड़ा सवाल है। अपराधी मुक्त की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर एनकाउंटर से लेकर तमाम सवाल भी उठा दिए जाते हैं। यहाँ पर जातियों पर आधारित कर दिया जाता है, यहाँ पर धर्म पर जो है विशेष फोकस कर दिया जाता है कि किसी खास धर्म को आप फोकस में कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं मैडम, हम लोगों का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी जात विशेष, धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं। हम उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं, और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो जरूरी है वो कदम उठाए क्या यही भयावह तस्वीर दिखा करके उत्तम प्रदेश बनाएंगे क्या? नहीं, भयावह तस्वीर तो देखिए जो आप लोगों ने करवाई थी, या आप लोगों के द्वारा पोषित जो माफिया हैं उनकी है। आज माफिया है? आज उत्तर प्रदेश में माफिया रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, और यही आदरणीय अतीक अहमद हैं जो उत्तर प्रदेश में न्यायालय में एप्लीकेशन दे दिए कि उत्तर प्रदेश में वो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने तो सुरक्षा का हवाला दिया है कि उनकी हत्या तक की जा सकती है। देखिए, हम तो हत्या तक की जा सकती है, ये भी हम किसी की हत्या नहीं कराते हैं। लोग जो है कानून व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त है कि उसको देखकर अपराधी खुद ही यहाँ पर नहीं आना चाहता है। डॉक्टर अरुणेश यादव जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरुणेश, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सत्र के दौरान जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, आपको लग रहा है उन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता सुनना चाहती है कि उनसे उनका सीधा सरोकार क्या है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने। अब जनता मुख्यमंत्री जी से ये नहीं सुनना चाहती कि यहाँ जाति की बात हो रही, धर्म की बात हो रही है। जनता जो ये सत्र चल रहा है, बजट सत्र, तो इसमें जनता के लिए क्या काम हो रहे हैं उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मुद्दे से भटक रहे हैं और मुद्दे से भटका भी रहे हैं। कभी किसी के पिता पे टिप्पणी करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं। और सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण दिया गया। किसानों का जो हत्यारा था, जो अजय टैनी का जो पुत्र था, उसको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। युवाओं पे लाठियां भांजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो युवा नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम देश ने, दुनिया ने देखा कि कैसे उन युवाओं पे लाठियां भांजी गई। और अभी भी जो 69,000 शिक्षकों का जो मामला है वो अभी भी अधर में अटका हुआ है और सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ जो तमाम और रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं, तो सरकार अगर पहले उनकी तरफ ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाना आपको शोभा नहीं देता है। आप एक सम्मानित पद पर हैं, आप एक प्रदेश के जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश की जनता को। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई हैं कि इतना काम जो हो रहा है उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आरपी सिंह जी, क्या इस वक्त जिस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है और सत्र के दौरान जो कुछ भी आपने देखा, आपने सुना, क्या इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, सरकार और विपक्ष दोनों अपने मार्ग से भटक गए। इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें प्रदेश की चिंता नहीं है, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मजदूर से कोई मतलब नहीं, इन्हें किसान से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ ये हो रहा है कि तुम्हारे कुर्ते से हमारा कुर्ता ज्यादा सफेद है। कोई जाति की बात करता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जब 5 साल ये सरकार में थे तो उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई, अब इन्हें 7 साल में जाति जनगणना याद आ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूंजीपतियों की पार्टी रही है, पूंजीपतियों की सरकार है। उससे ये उम्मीद किया जाना कि वो विकास की बात करेगी, ये बेईमानी होगा। बड़ा साफ तौर से मैं कह दूं, उन्होंने हमेशा पूंजी का विकास किया है, पूंजीपतियों का साथ दिया है, पूंजीपतियों की सरकार है। अखिलेश यादव जी से ये उम्मीद जरूर की जा रही थी कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका ये निभाने का काम करेंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये भी जाति उसमें जनगणना के पीछे पड़ गए हैं। क्या हासिल हो जाएगा जाति जनगणना से देश की जनता को? जिस जाति की संख्या ज्यादा होगी उसको क्या दे देंगे आप? उसके पास क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? क्या रोजगार की व्यवस्था है आपके पास? क्या महंगाई कम करने की व्यवस्था है आपके पास? ऐसे कोई मुद्दे, ऐसे कोई सुझाव सदन में रखे जाने की उम्मीद समाजवादी पार्टी के नेताओं से की जा रही थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात है,
तो उनके विकास उनके साथियों का हो रहा है, हाँ। उनके सहयोगियों का हो रहा है, चंद उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। महंगाई चरम पर है। एक भी मजदूर की तनख्वाह 1 रुपए बढ़ने का काम नहीं हुआ। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता आने का काम होता है 150 रुपया, और महंगाई बढ़ने का काम होता है 1.5 लाख रुपया 6 महीने में। अभी आप देखें 2 राज्यों में इनके चुनाव थे, 2 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद 50 रुपया इन्होंने बढ़ा दिए गए सिलेंडर पे। क्या मजदूर की तनख्वाहें बढ़ी? अभी देश में लाखों मजदूर इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है, केंद्र का कर्मचारी और राज्य का कर्मचारी, कि हमारी पेंशन बहाल कर दीजिए। उसकी ये बात सुनने को तैयार नहीं। अगर मजदूरों की पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पे आपका खजाना इतना ही खाली हो जा रहा है, तो सबसे पहले मंत्रियों की पेंशन बंद करिए, विधायकों की पेंशन बंद करिए, सांसदों की पेंशन बंद करिए। 4-4, 5-5 पेंशनें ये लोग ले रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक सेकंड नोट कहूंगा। ये कह रहे हैं कि हमने तमाम रोजगार दिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा है कि हमने बहुत रोजगार दिया है। हमें बता दें कि कितने रोजगार इन्होंने दिया है। इन्होंने सिस्टम में यह बनाया हुआ है, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है, उसको रखा जाता है, उसका यूएन नंबर चेंज किया जाता है, फिर उसको चला दिया जाता है, और एक डाटा कलेक्ट कर लिया गया कि साहब हमने इतनी नौकरियां दे दी। कोविड के बाद ये बताने का काम करें। नौकरियां नहीं मिल रही हैं क्या? एक आप भी ये नौकरी कहेंगे कि नहीं, नौकरी जिनको बिल्कुल दी नौकरी जा नहीं रही मिल रही है। है, इतने भर्ती जो पूरी उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, जो लेटर उनको थमाया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है लेटर हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में पद खाली पड़े हैं। कोई सा भी विभाग ले ले, सब में पद खाली पड़े। कोई पद आप नहीं सृजित कर पा रहे हैं, कोई पद आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। सर मेरे पास इतना समय नहीं है, हमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर चर्चा करनी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विनोद जी, लगातार आरोप तो यही लग रहे हैं कई गंभीर, चाहे बात हम करें रोजगार की, युवा रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन आज खास बात एक ये भी मिली कि मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव को याद किया और अपने साथ की भी बात कही। क्या कुछ लग रहा है कि यादव वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए अभी भी कोशिशें की जा रही हैं? देखिए मैडम, जहां तक भारतीय जनता पार्टी सरकार 2017 में आती है, और जैसे मैंने कि पूर्वत भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का बजट 3,40,000 करोड़ लास्ट था 2016-2017 में जब अखिलेश यादव ने पेश किया था। और अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश का बजट 6,90,000 करोड़। विनोद कटियार जी, बजट तो आ गया, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। रोजगार की जहां तक बात है, पहले 2016 से पहले कोई भी भर्ती नहीं हो पाती, सारी कोर्ट में चली जाती थी। हमने 54,000 से पुलिस के सिपाहियों की भर्ती की है, 36,000 लेडीज सिपाहियों की भर्ती की है, 69,000 जो है हमने प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की है, और 4 लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार सरकारी सर्विस देने का काम किया। ठीक है, ये तमाम काम किए। जो 69,000 जो आप भर्तियों की बात कर रहे हैं, वो नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अभी उसमें 22,000 जो पिछड़ी जाति के पद हैं, उस पे पेच अटका हुआ है, और पिछले 4 साल से वो बच्चे जो हैं अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही है। उसके पहले जो है, जो हमने जो 39,000 भर्तियां की थी, वो 39,000 69,000 अलग अलग हैं। 1 लाख से ज्यादा भर्ती हो चुकी है जो है भर्तियों के साथ साथ प्रतिक्रिया सभा की हम इस पर भी चाहेंगे। कबूला है कि 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है। नहीं, और 4 लाख से ज्यादा हमने सरकारी बोल चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा सरकारी भरे जा रहे हैं, कैसे खाली वो अलग हैं, और सरकारी भर्तियां दी भी तो है 4 लाख से ज्यादा। अभी कोई भर्तियां नहीं दी हैं, हर भर्ती में धांधली है। नहीं, ये धांधली सपा सरकार हुआ करती थी। आज की डेट में पारदर्शी व्यवस्था है, पारदर्शी काम हो रहा है। अरुणेश जी, फटाफट से जानकारी फाइनल कमेंट। इस तरीके से आप अपनी जानकारी ठीक करिए। आपको नहीं पता है, पहले धांधलियां होती थी, पारदर्शिता समय नहीं है इतना। अब सभी को काम मिलता है और पारदर्शी ढंग से जॉब मिलता है। अब कोई भाई भतीजावान नहीं होता है। इसके बावजूद भी किस तरह से पेपर लीक हो जाता है, किस तरह से छात्रों को भटकना पड़ता है, वो भी तो देखना होगा ना हमें, उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। बहरहाल फाइनल कमेंट्स अरुणेश जी। जी देखिए, मौजूदा सरकार जो भाई साहब ने, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है जी। विनय जी, आप बात किया जा रहा है। आवाज पहुंच रही है?
जी। बोलिए बोलिए। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, सरकार युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो मेरा आपके नहीं तो आज चैनल के मुख्यमंत्री ने माध्यम से जो निवेदन उपलब्धियां है, गिनवाई हैं सबका आप खंडन करेंगे, जो तमाम उपलब्धियां बिल्कुल उन्होंने निश्चित गिनवाई तौर है, पे। जो बजट इनका सत्र काम को लेकर करना इन्होंने कहा है, अपनी जो पीठ रोड मैप खुद ही उन्होंने थपथपा दिखाया रही है, है। चीजें पाइपलाइन में है और आगे जल्दी हो जाएंगी, वो सब आपको लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं होगा धरातल पर? सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं। मैडम, सिर्फ और सिर्फ उत्तर अपनी प्रदेश पीठ अभी तो इंजीनियरिंग चुनावों में नंबर समय एक है की ना, फिर पोजीशन अभी तो पहुंच गया। चुनाव से निपट लिया और अब पूरे चुनावों में देश समय है, नंबर 1 की पोजीशन तैयारी में अभी है। से की जा रही है, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अगले साल के चुनाव के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी कोई पृष्ठभूमि तैयार कर रही है या फिर आखिरी समय में सब होगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग युवाओं के लिए जो रोजगार है उस पे मुद्दे चल रहे हैं हमारे, और चलिए, जनता ठीक की है, जो समस्याएं ठीक हैं है। उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए वो देखना होगा जब परिणाम आएंगे, जब चुनाव आएंगे, कितने मुद्दों पर काम हुआ और जनता ने उन मुद्दों को कितना सराहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, समय इजाजत नहीं दे रहा और चर्चा को आगे बढ़ाएं। पक्ष विपक्ष में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।